हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आगे अपनी करंट एसेट्स पे। सर लास्ट है ये, बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी इसके बाद। क्या है बेटा? करंट एसेट्स। क्या है करंट एसेट्स? वही चार कंडीशंस। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सेल और इंटेंडेड टू बी सेल विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। दूसरा, फॉर द बीइंग पर्पस ऑफ ट्रेड, सेल, कंज्यूम और कैश इक्विवेलेंट्स। चार पॉइंट थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम बस करंट एसेट्स के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। क्या था इसके अंदर, याद है आपको? हाँ सर याद है। इसके अंदर होता था सिट, CSO, सी फॉर CIT CSO, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। सर वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है बिजनेस के बाहर कहीं, जिसको हम सेल कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास ना अप्रैल मई जून जुलाई इन 3-4 महीने में हैवी कैश इनफ्लो होता है, काफी सारा कैश आता है। न्यू एडमिशंस हो रही होते हैं, बच्चे एनरोल हो होते हैं, फीस आ रही होती है। पर फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च हमारे पास कोई फीस नहीं आती। दिसंबर से मार्च 4 महीने हमारे पास कैश नहीं होता। तो मैं जनरली क्या करता हूं, अप्रैल मई जून जुलाई में जो पैसा आता है ना, उससे कुछ शेयर्स खरीद लेता हूं जो मुझे लगता है कि और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ना महंगे हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, वो कंपनीज जो वुलन क्लोथ्स में बिजनेस करती हैं, वो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, वो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, जैसे गीजर, वाटर हीटर, इंडक्शंस। मुझे पता है सर्दी आते आते इनकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं गर्मियों में उनके शेयर खरीद लेता हूं। और जब दिसंबर में हमारे पास कैश नहीं होता या कम कैश होता है, खर्चे तो उतने ही है, खर्चे तो करने पड़ेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को, उन शेयर्स को, उन डिबेंचर्स को, उन बॉन्ड्स को उठाकर बेच देते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जब ज्यादा कैश होता है तो कर देते हैं, और जब कम कैश होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इनको सेल करके कैश रियलाइज कर लेते हैं जब हमें जरूरत होती है 12 महीने के अंदर अंदर। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहती है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स? करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, held to be converted into cash within a period of 12 months or operating cycle period। ठीक है जी, वही एग्जांपल्स हैं कुछ, वही इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पार्टनरशिप में, किसी वही जो सेम एग्जांपल हमने नॉन करंट एसेट्स में पढ़े थे वही सेम है। पर यदि लंबे समय के लिए करें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और कम समय के लिए करें जो आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रियलाइज कर लोगे या 12 महीने के अंदर अंदर उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लोगे, तो वो क्या कहलाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगी मेरे बेटा? वो करंट इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? चले आगे चलते हैं। दूसरा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटरीज। सर इन्वेंट्री मतलब, सर इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। हमारे पास 5-6 टाइप का स्टॉक होता है। एक हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो सामान हम बना रहे हैं। तीसरा हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चौथा हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्टॉक इन ट्रेड। फिर हमारे पास होता है लूज टूल्स, और कुछ हमारे पास लास्ट में होते हैं स्पेयर पार्ट्स। क्या होते हैं? स्पेयर पार्ट्स। देखो बेटा, एक मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल कच्चा माल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस जो सामान बना रहे होंगे वो होगा, फिनिश गुड बना हुआ माल होगा। ये तीनों तो उसके होंगे जिस चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, जिस चीज की हम क्या कर रहे होंगे? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। उसका मेरे पास कच्चा माल भी होगा, बन रहा माल भी होगा, और बना हुआ माल भी होगा। दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड उस चीज का होगा जिस चीज में हम ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जिस चीज में हम क्या कर रहे होंगे? ट्रेडिंग। मतलब
ट्रेडिंग का मतलब होता है जिस शेप में खरीदते हैं उसी शेप में बेच देते हैं, हम उसकी शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चलो जी ठीक है जी, सॉरी यार, मतलब सच में बहुत जान लगती है पढ़ाने में, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत बुरा लगता है जब बच्चा पता है क्या बोलता है, सर मैंने वीडियो तो देखी ही नहीं। मुझे इतनी उम्मीद से और इतनी मतलब अंदर से एक खाली रूम में खड़े होकर इतने एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाना, बताना, बोलना, इट इज नॉट अ इजी जॉब बेटा, बहुत डिफिकल्ट है। पर फिर भी कितनी खुशी से और कितने स्माइलिंग फेस के साथ मैं आप सब लोगों को यह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं सच में आपके साथ बैठा हूं, मैं सच में आपके साथ बैठा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? आप जिस टाइम कॉल करोगे ना, दिन में, रात में, आपको उस टाइम उस चीज का जवाब दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो इतनी? ठीक है जी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, गॉट इट? ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिस चीज का हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं जीन्स मैन्युफैक्चर करता हूं और शर्ट की ट्रेडिंग करता हूं। तो जीन्स के कपड़े का, जीन्स का जो कपड़ा होता है उसका रॉ मटेरियल, उसकी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, मतलब जीन्स के कपड़े के थान, कटी फटी जीन्स और बनी हुई जीन्स तीनों मेरे पास होंगी। पर शर्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। शर्ट हम जैसे ही खरीदते हैं वैसे की वैसी पैक आगे बेच देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। फिर है दो चीजें हमारे पास हो रहे हैं, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। क्या बेटा? लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। लूज टूल्स क्या होते हैं? वो छोटे मोटे औजार जो हमारी फैक्ट्री में, ऑफिस में कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? स्पेयर पार्ट्स वो होते हैं जो हमारे पास, मान लो हमारी एक मशीनरी है, उसके अंदर एक फ्यूज लगा हुआ है, वो फ्यूज बार बार फ्यूज हो जाता है, फ्यूज बार बार फ्यूज हो जाता है, इसलिए हमने कुछ स्पेयर पार्ट्स रखे हैं। हमारी मशीनरी में एक मोटर लगी है, मोटर बार बार खराब हो जाती है, तो हमने कुछ स्पेयर पार्ट खरीद के रखे हुए हैं कि जैसे ही खराब हो तो मार्केट ना भागे, गोडाउन से निकाल के लाके रिप्लेस करके मशीन दोबारा से ऑन कर लें। मेरी बात समझो बेटा, आप और हम, हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आता है ना तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, पर कंपनी ऐसे नहीं करती। कंपनी ने एक इलेक्ट्रीशियन परमानेंटली हायर करके रखा होता है कि भाई साहब वेट ना करनी पड़े 2 घंटे की, वो आएगा, ठीक होगा, तब तक प्रोडक्शन स्टॉप है ना। इलेक्ट्रीशियन है, कहीं फॉल्ट होगा फटाफट वो ठीक कर देगा, कहीं भी फॉल्ट होगा तो फटाफट क्या कर देगा? ठीक कर देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो ये क्या है बेटा? लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। क्या है बेटा? ये लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। सर काटा क्यों मार दिया इस पे? मैं बताता हूं काटा क्यों मार दिया। आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एनालिसिस। उस रेशियो के अंदर हम एक रेशियो पढ़ेंगे, शायद आपने कभी सुनी भी हो, करंट रेशियो। क्या पढ़ेंगे? करंट रेशियो। तो मैं आपको बता दूं पहले ही आज, उस करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उस करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा? उन करंट एसेट्स के अंदर सिट सीएसओ पूरा आएगा, मतलब ये सारे का सारा आएगा, ये सारे का सारा उसमें आएगा। पर इसमें जो आई है ना, आई फॉर इन्वेंटरीज, इस इन्वेंटरी के अंदर ये लूज टूल और स्पेयर पार्ट नहीं आएंगे। मेरी बात समझो, करंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंटरी एंड इन्वेंटरी इंक्लूड 6 आइटम्स: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। These loose tools and spare parts are not to be considered while we calculating the current ratio. जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे तब हम इन लूज टूल और स्पेयर पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी, इसको हम सेल करके कैश कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सब तो सेल करके कैश कन्वर्ट होता है, पर ये सब हमने खरीदे हैं इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा जी, एक बार इन्वेंट्री को रीड कर ले। आओ जी, इन्वेंट्री को एक बार रीड कर ले, मैंने रीड नहीं करा। इन्वेंट्री held for the purpose of being trade in the ordinary course of business, that is for manufacturing or trading the goods, are classified or shown as a current assets because they are held with the purpose
टू कन्वर्ट देम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर भी वही 6 एग्जांपल दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। गॉट इट? इतना सबको क्लियर है? बात कर रहे हैं किसकी बेटा? ट्रेड रिसीवेबल की। किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम? ट्रेड रिसीवेबल की। सर कौन होते हैं ये होते हैं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है व्यापार के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट, ये वो लोग हैं जिनको हमने अपनी गुड्स या सर्विसेज बेची हैं। इन लोगों से हमें जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस चीज को बेचकर, उस सामान या उस सर्विस को बेचकर हमें इन लोगों से पैसा लेना है। पढ़ते हैं ध्यान से एक बार, रीड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मींस द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दे आर क्लासिफाइड और शोन एज अ करंट एसेट्स इफ दे आर रिसीवेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये ट्रेड रिसीवेबल यहां तब आएंगे जब हमें डेटर से पैसा लेना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में या 12 महीने के अंदर अंदर। नहीं तो यदि किसी डेटर से हमें पैसा मिलेगा 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, तो वो डेटर कहां चला जाएगा? याद हमने लास्ट क्लास में नॉन करंट एसेट्स पढ़ी थी, उस नॉन करंट एसेट्स में कहां चला जाएगा? बोलो बोलो, उस नॉन करंट एसेट्स में कहां चला जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स में। शाबाश, क्लियर है? आगे एक छोटी सी बात हो रहा है, इस डेटर पे क्या बनाते हैं हम? आपको याद है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कह रहे हैं 2 तरीके हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। पहला है कि आप जब बैलेंस शीट बनाए तो डेटर में से लेस कर दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि इसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप शोन करें कहां पे? इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक तरीका क्या है? एक ये है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, और ये क्या है बेटा? सेकंड ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या? फर्स्ट क्या है कि आप बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में से, डेटर में से ही प्रोविजन माइनस कर दें। दूसरा है कि आप उसे बैलेंस शीट में कहां शो करें? लायबिलिटी साइड। अच्छा, 2 बातें होंगी। यदि डेटर क्या है? नॉन करंट एसेट है, मतलब डेटर आपको पैसे देगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के बाद, तो इस पे जो प्रोविजन बनेगा, इस पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, वो कहां शो होगा? वो शो होगा नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। कहां शो होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। यदि डेटर एक करंट एसेट है, डेटर क्या है बेटा? एक करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब डेटर आपको पैसे दे देगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में या 12 महीने के अंदर अंदर, तो इस पर जो प्रोविजन बनेगा, डाउटफुल डेट बनेगा, उसे आप कहां शो करोगे? करंट लायबिलिटी में। और किस में? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कहां शो करोगे बेटा आप इसे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो मैंने आपको बता दिया, एसेट्स, करंट एसेट्स, इसमें सिट सीएसओ, बैठ जाओ कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर। टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, और बी आर वो लोग जिनको हमने अपने गुड्स या सर्विसेज रेंडर करके पैसा लेना है। कह रहा है कि इस डेटर पे क्या बनता है? प्रोविजन। पहले तो डेटर ही 2 जगह जाएंगे। यदि वो पैसा दे देगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में या 12 महीने के अंदर अंदर, तो ये कहलाएंगे करंट एसेट्स, और उसके बाद देगा तो क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में। आगे डेटर पे क्या बनता है? प्रोविजन। 2 अल्टरनेटिव है, एक तो आप एसेट्स में से बैलेंस शीट में डेटर में से ही माइनस कर दें, नॉन करंट वाला है तो नॉन करंट वाले में से, करंट वाला है तो करंट वाले में से। दूसरा ऑल्टरनेटिव कि आप उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करें। यदि डेटर नॉन करंट एसेट वाला डेटर है जो आपको पैसे देगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद या 12 महीने के बाद, तो फिर इस पे जो प्रोविजन बनेगा वो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा बेटा आपको? नॉन करंट लायबिलिटी में। कहां पे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। ऑन द अनदर हैंड,
ऑन दी अनदर हैंड यदि डेटर करंट एसेट है, वो आपको पैसे दे देगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो आपकी करंट एसेट है, और उसका प्रोविजन करंट लायबिलिटी में, कहां बेटा, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाई देगा। इससे ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया जा सकता जितना मैं आपके साथ इतनी मेहनत करके एक चीज को समझा रहा हूं। बस आपको सुनना है, समझना है और याद रखना है। गॉट इट? आओ जी, अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो चीजें जो पैसे और पैसों के बराबर है, वो चीजें जो पैसे और पैसों के बराबर है। ध्यान से पढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? ये हाथ में पड़ा पैसा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अदर ईयर मार्क बैलेंस विद द बैंक, वो पैसा जो पड़ा हुआ है, ईयर मार्क, उसके कान पे निशान लगा हुआ है। ईयर मार्क किसके लिए पड़ा है? कि यदि कल को कहीं जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, सारा बांट दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले ही नहीं, अनट्रेसेबल शेयर होल्डर है, अनट्रेसेबल शेयर होल्डर्स है, तो वो कल को अपना डिविडेंड क्लेम करने आ सकते हैं ना, तो उस पैसे को अपने बैंक में रखा है। आगे बैंक बैलेंस हेल्ड एज अ मार्जिन मनी, जो मार्जिन मनी रखी होती है हमने, जैसे मिनिमम 5,000, 10,000, 20,000, वो वाला मार्जिन मनी। आगे चले, आगे शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो छोटे छोटे उधार जो हमने दे रखे हैं, वो छोटे छोटे उधार जो हमने अपने वर्कर, एम्प्लॉई, स्टाफ, वर्कर्स को दे रखे हैं। पढ़ते हैं एक बार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर दोज लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द 12 मंथ, जो हमें वापस कर देंगे 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। दैट्स इट, क्लियर है? नेक्स्ट, अदर करंट एसेट्स, लास्ट क्या आ गया बेटा? अदर करंट एसेट्स, क्या आ गई लास्ट हमारी बेटा? अदर करंट एसेट्स। क्या कहती है ये? सर अब इसके बाद जो बच गया वो सब क्या है? अदर करंट एसेट्स। पर इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि लास्ट है, खत्म हो गया तो छोड़ दें, इसी में से पूछ लेगा कुछ भी, जो छोड़ के जाओगे वही बोर्ड के पेपर में आएगा, इस बात को याद रखना, मेरी अजमाई हुई चीज है, जो छोड़ के जाता था वही आ जाता था। ठीक है जी, आओ, अदर करंट एसेट्स, ऑल अदर करंट एसेट्स देन डू नॉट फॉल इन द अबव क्लासिफिकेशन, जो ऊपर नहीं आया वो यहां आ जाएगा, आर क्लासिफाइड शोन एज द अदर करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत अच्छा है, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। तो याद रखना है चारों के चारों एग्जांपल क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, फिर क्या आगे? डिविडेंड रिसीवेबल, जो डिविडेंड हमें लेना है, मिला नहीं अभी तक, डिक्लेयर हो गया पर कंपनी ने अभी तक हमारे यहां चेक नहीं भिजवाया। या फिर लास्ट क्या है? क्या था बेटा लास्ट? एडवांस टैक्स, जो हमने एडवांस टैक्स दे रखा है, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है, एडवांस टैक्स, दिमाग घूम जाता है, सर टैक्स तो लायबिलिटी पर, जनरली बच्चे एडवांस टैक्स को ना लायबिलिटी में लिख के आते हैं, पर क्या है ये? क्या है ये? करंट एसेट्स में सबसे लास्ट में अदर करंट एसेट्स। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, लर्न हो गई होंगी मेरे साथ साथ, कवर अप करके, नहीं हुई तो बुक से जरूर एक बार ध्यान से पूरा रीड करें, सो दैट मैंने लगभग ना बेटा इसके 32 पेजेस में से कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो छोड़ी होगी अभी तक। बुक के 32 पेज हम पढ़ चुके हैं अभी तक। कह रहा सर कितने और रह गए? अभी बेटा 20 के करीब और रह गए। ठीक है, पर हाँ ठीक है यार, देखो टाइम, यदि आप 100% कवर करना चाहते हो ना चीजों को, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ध्यान से पेशेंस रख के सुनना भी पड़ेगा। ठीक है जी, खत्म? नहीं, एक लास्ट चीज रह गई बेटा, वो कवर अप करते हैं। आओ जी शुरू करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटीजेंट मतलब विच मे और मे नॉट अराइज, वो चीजें जो अराइज हो भी सकती हैं और अराइज नहीं भी हो सकती। कंटीजेंसी है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर पर निर्भर करती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आओ जी रीड करते हैं, फिर मैं साथ साथ समझाता चला जाता हूं। क्या कहता है? कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन द फ्यूचर, डिपेंड अपॉन इवेंट ऑफ हैपन इन फ्यूचर। ये उस पर निर्भर, ये फ्यूचर के
किसी इवेंट पर डिपेंड करता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं क्या कह रहा है, मैं हिंदी में समझाता हूं। हम पे कोर्ट केस लगा, एक कंज्यूमर फोरम में किसी ने मेरे अगेंस्ट केस किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं खैर मेरे खिलाफ तो कर ही नहीं सकता, हम सर्विस सेक्टर में है। मान लो आप कोई किसी प्रोडक्ट को बेचता है, उसके प्रोडक्ट खराब निकला या अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू निकला, कुछ भी प्रॉब्लम थी, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। सर फिर क्या हुआ? सर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया तो उसके बाद क्या होगा बताओ? सर कुछ नहीं होगा। सर अब उसने 10 लाख का क्लेम कर दिया, अब बताओ ये हमारी लायबिलिटी है या नहीं है? सर अभी कोर्ट में ना बात चल रही है, अभी तक कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट वर्डिक्ट्स नहीं करी, कोर्ट ने मुझे अभी तक मुजरिम मानकर मेरे पे क्लेम इंपोज नहीं करा। अभी सर वो उसके कहने से क्या होता है? वो तो 1 करोड़ मांग ले, तो थोड़ी ना कि 1 करोड़ हम उसको दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो कोर्ट में सिर्फ अभी फाइल हुआ है केस, पर कंटीजेंट हो गया यहां से क्या हो गया? लायबिलिटी नहीं है, बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में शो करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करेंगे और हम बताएंगे लोगों को कि देखो जी ऐसे ऐसे हम पे 10 लाख का केस चल रहा है, सोच समझ के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर 11th क्लास में AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि आपके ऊपर जितने भी ऐसे कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं आप उन सभी को डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जांपल, फरवरी में मैंने 1 करोड़ के बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट करा लिए, जिनको मैच्योर होना है मई में जाके। तो 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट में BR बिल्स रिसीवेबल दिखाई नहीं दे रहे, उल्टा मेरे बैंक अकाउंट में 98 लाख दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनको डिस्काउंट करा लिया। अब लोगों को बताओगे कि देखो जी जो बैंक में 98 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे नहीं है, हमारे हो सकते हैं। यदि मई महीने के अंदर बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिए हैं, पार्टी ने पैसे दे दिए तो 98 लाख हमारे हैं, नहीं तो हमें बैंक को 1 करोड़ देना पड़ेगा। देखो बिल डिस्काउंट तो करा लिया, बैलेंस शीट के अंदर आपका BR कन्वर्ट हो गया कैश में बैंक में, पर वो अब क्या बन गया? एक कंटीजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। यदि कल को बिल डिसऑनर हो जाता है और पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो बैंक तो हमारे 1 करोड़ हमारे अकाउंट में से 1 करोड़ काट लेगा ना, या बैंक उससे लड़ेगा? नहीं ना। तो यदि मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया और अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, इसके बीच में कहीं मैच्योरिटी डेट 31 मार्च आ जाती है, तो उस 31 मार्च को बैलेंस शीट के नीचे लिख के दिखाएंगे बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 1 करोड़। हमने बैंक से बिल डिस्काउंट तो करा लिए पर अभी तक मैच्योर नहीं हुए। गॉट इट? चले आगे क्या सर एक एग्जांपल और दो? हां बेटा एक एग्जांपल और है, गारंटी गिवन। मैंने तुम जैसे किसी निकम्मे की गारंटी दे दी कहीं, मैंने कहा जी इसको 50,000 रुपए का उधार दे दो, यदि इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, तो ये कंटीजेंट हो गया। मुझे अपनी बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि ऐसे मैंने कितनी मूर्खता कर रखी है, कितने लोगों की गारंटियां दे रखी हैं, क्योंकि प्राइमरी ना सही सेकेंडरी लायबिलिटी जो है, कल को यदि आपने पेमेंट नहीं करी तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? पैसे तो मुझको देने पड़ेंगे। समझ रहे हो सर? पूछ रहा है इसी प्रकार से कुछ कंटीजेंट एसेट भी होती हैं। हाँ बेटा कंटीजेंट एसेट भी होती हैं। कंटीजेंट एसेट जैसे लॉटरी टिकट, मैंने 20 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी कल, एक कितने रुपए की 20 रुपए की, 1 करोड़ की है, लग गई तो 1 करोड़ की, सेकंड प्राइस निकला है तो भी 50 लाख की और है 20 रुपए की, तो ये कंटीजेंट एसेट है। यदि 20 तारीख को या 25 तारीख को जब लॉटरी का लकी ड्रॉ निकलेगा उसमें यदि मेरा नाम आ गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा उस दिन। तो क्या इन एसेट्स को बुक्स में दिखाया जाता है? नहीं, बुक्स में कभी नहीं दिखाते हैं। कंटीजेंट है विच मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स, एसेट है वैसे भी। तो जो कंटीजेंट लायबिलिटी है उसको तो हम याद रखना, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट फुट नोट्स टू अकाउंट्स। जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स हैं वो सभी दिखाई देंगे बैलेंस शीट के चरणों में, बैलेंस शीट बनने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई देंगे। पर जितनी भी कंटीजेंट एसेट्स हैं वो सब आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाई देंगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, क्योंकि
मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। अकाउंट्स और ऑडिटर्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी और सही बात करते हैं, चाहे किसी को कोड़ी लगे, चाहे किसी को कड़वी लगे, क्योंकि उनका काम लोगों को समझाना और बताना है, सतर्क करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना नहीं है। वो ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहते हैं कंपनी की, कि कंपनी बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी दिखाई दे कि ये है जी, ये एक्चुअल पोजीशन है। बात समझ रहे हो? कई बार डायरेक्टर्स को अच्छा नहीं लगता कि ऑडिटर्स क्या लिख रहे हैं, पर ऑडिटर्स लिखते हैं, क्योंकि ऑडिटर्स डायरेक्टर्स के लिए नहीं बने, ऑडिटर्स शेयर होल्डर के लिए बने हैं, शेयर होल्डर को सतर्क करने के लिए बने हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्टर ने कहा लिख दो जी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो ऑडिटर लिख देगा हाँ जी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, सब बढ़िया है, यहां कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इस कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो आप ग्रो, वो क्या बोलते हैं, ग्रो मोर हो जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। ऑडिटर बिल्कुल सही, सच्ची और स्पष्ट बात लिखता है कि कल को किसी, बिल्कुल साफ, चाहे वो कितनी भी कोड़ी क्यों ना हो। मुझे बात समझ रहे हो? जैसे पेरेंट्स और टीचर, ठीक है। फ्रेंड्स आर डायरेक्टर, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। फ्रेंड्स मे बी आ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑडिटर, सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप तो बोल देते, मैं मजाक में क्या बोलता हूं, मैं फेल हो जाएगा, तो वो क्या होता है, और बच्चा बुरा मान जाता है, कहता सर आप ऐसे कैसे बोल रहे, फेल हो जाएगा। मैं कहते भाई हमारा काम सच बोलना है, साफ बोलना है, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हमारा काम है भाई। अब तुम पढ़ नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, और मैं तुम्हें कहूं अरे 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 तेरे तो 99 आ जाएंगे, तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा दूं तुम लोगों को, तुम लोग पूरे साल तो खुश रहोगे, पर रिजल्ट आने पे या बोर्ड के पेपर में बैठ के मेरे को गाली दोगे, कहोगे यार कैसे बेकार बंदे थे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको पूरे टाइम स्टिक रखूंगा आपको अपने साथ कि नहीं ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वीडियो देखनी है, होमवर्क करना है, ये दो वो दो, टेस्ट दो, असाइनमेंट्स दो, तो आप पूरे साल मुझे कहोगे यार सर बहुत टाइट है। ऑन द अदर हैंड ऑन द डे ऑफ बोर्ड और ऑन द डे ऑफ रिजल्ट आप कहोगे वाह यार मजा आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है जी, तो वी आर ऑडिटर्स। आओ जी अब एक बार इसको बुक से रीड कर ले क्या कहता है ये। इसमें भी और कुछ है पढ़ने वाला, पढ़ते हैं। कह रहा कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच मे और मे नॉट बी अराइज बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स। ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेम अगेंस्ट अ कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में केस हो गया, वही सारी बातें बता रहा है। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात बता रहा है प्रपोज डिविडेंड की, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताऊं, चलो आप बस इतनी बात याद रखो कि डिविडेंड ना पहले प्रपोज होता है। एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां चल के मैं आपको प्रपोज डिविडेंड में ना पूरी लंबी कहानी सुनाऊंगा, पर आज नहीं। आज सिर्फ मान लो कि पहले कंपनी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज करती है। क्या करती है? प्रपोज। वो कहते, डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड दें, पर आखिरकार ये डिसीजन लेगा कौन? शेयर होल्डर डिसीजन लेगा अपने लिए। कहां पे? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। यदि डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का मन बनाया, मूड बनाया और डिविडेंड प्रपोज कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पक्का देना ही पड़ेगा। इसका अंतिम डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इस पर डिसीजन लेंगे कि उनको उतना डिविडेंड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यदि डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज किया है तो ये लायबिलिटी नहीं है। कंपनी ये नहीं मान लेगी कि पक्का देना ही देना है, क्योंकि इसका आखिरी डिसीजन शेयर होल्डर के हाथ में है। तब तक ये क्या रहेगा? कंटीजेंट रहेगा। क्या रहेगा मेरे बेटा? कंटीजेंट रहेगा, विच मे और मे नॉट अराइज। इट डिपेंड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ एजीएम। एजीएम के रिजल्ट पर यह बात निर्भर करती है कि वो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये बोर्ड में ना पक्का फेवरेट पॉइंट है, सबसे फेवरेट पॉइंट है। देख लो
इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, इतनी क्लास हो गई, इतने घंटे हमने लगा दिए, कहां से लाके पूछ रहा है? सबसे लास्ट वर्ड से। जनरली हम क्या करते हैं, लास्ट के 10 मिनट को स्किप करते, छोड़ना यार, चल आगे चल, सीरीज देखनी शुरू कर, वो स्कैम 1992 रह गई, मिर्जापुर रह गई, पता नहीं क्या क्या रह गया, सीरीज देखते हैं, छोड़ना सर तो बोलते ही रहते हैं। वो जो 5 मिनट आखिरी में बोला था ना, उसी में से 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और तुम तो भाई शुरू की 6 क्लास वेस्ट हो गई। वो कह रहा है सर फिर आखिरी के 10 मिनट ही देख लेंगे, हो सकता है फिर आगे से आ जाए। तो बेटे सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपके आसपास मुजरिम हो सकता है, सावधान इंडिया। ठीक है जी, आओ वापस अपने पॉइंट पे। तो क्या था प्रपोज डिविडेंड? जब तक एजीएम नहीं हो जाती, जो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, शेयर होल्डर डिसाइड नहीं कर देता, तो डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज किया है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, वो हमारे लिए कंटीजेंट है। वो हमारे लिए क्या बेटा? एक कंटीजेंट है, विच मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट। तब तक ये बैलेंस शीट में कहां पड़ा रहेगा? बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट के नीचे। कहां पड़ा रहेगा? कहां पड़ा रहेगा? बोलो कहां? कंटीजेंट, शाबाश, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स में पड़ा रहेगा। प्रपोज डिविडेंड of the current year is also to be a contingent liability because it is subject to the approval of shareholder। जब तक shareholder का क्या नहीं मिल जाता? approval नहीं मिल जाता, who may reduce the amount of dividend to be paid। A से AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी यही बात बोलता है, वो चाहे तो शेयर होल्डर इसको कम भी कर सकता है। आगे बेटे 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिर मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंडरलाइन करो। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। इसको डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स, यूजर्स को इंफॉर्म करने के लिए, उनको बताने के लिए, देखो जी ये तलवार खड़ी है, ये भी किसी दिन इनके गर्दन उड़ा सकती है, अभी तक उड़ाई नहीं है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से इनकी गर्दन उड़ जाए। बेटे अभी तो बहुत छोटी छोटी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। मान लो हम 1 करोड़ की सेल करते हैं, उसमें से 25 लाख रुपए का सामान ना हम एक ही बंदे को देते हैं, तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि देखो जी 25 लाख रुपए का सामान, मतलब 25% सेल ना हम एक ही बंदे को कर रहे हैं। यदि कल को इसने हमसे माल लेना बंद कर दिया ना, तो भाई साहब आप समझो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी बहुत अच्छी खासी। तो लोगों को बताना पड़ता है कि एक एक बहुत छोटी छोटी बारीकियां बतानी पड़ती हैं कि यदि किसी रिलेटेड पार्टी को माल तो नहीं बेच रहे, किसी रिलेटेड पार्टी से माल तो नहीं खरीद रहे, डायरेक्टर के सालों से हम सामान खरीदते हैं, वो भी पता है कैसे खरीदते हैं? मार्केट वैल्यू से 5% ऊपर पे। बताओ लोगों को ये क्या बदतमीजी चल रही है कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? चलो 4 एग्जांपल पढ़ते हैं। क्लेम अगेंस्ट द कंपनीज नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, वो क्लेम कंपनी के ऊपर जो क्लेम है पर अभी तक डेट क्या नहीं हो, एक्नॉलेज नहीं हुआ, लोगों ने बस क्लेम कर रखा है, कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बट नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, प्रपोज डिविडेंड एंड अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज अ कंटीजेंट लाइबल, उन सब चीजों के लिए जिनके लिए कंपनी कंटीजेंट लाइबल है। लास्ट कमिटमेंट्स, बस लास्ट, मम्मी कसम लास्ट, अब खत्म इसके बाद। कमिटमेंट्स मींस द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ड्यू ऑन द एक्टिविटी एग्रीड टू द कंपनी टू अंडरस्टैंड इट इज इन द फ्यूचर। ठीक है जी, जैसे कमिटमेंट्स कर रखे हैं, हमने कमिटमेंट कर रखा है कि हम ये वाली बिल्डिंग बना के देंगे, मैंने कमिटमेंट कर रखा है कि मार्च तक आप इवन दिसंबर तक मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के फिर रिवीजन करानी शुरू करूंगा। कमिटमेंट है ना मेरा आपके साथ 31 मार्च तक का, 31 मार्च तक मैं आपको पूरा पढ़ा के रिवाइज करा के आपके सारे डाउट्स लेके बोर्ड के पेपर वाले दिन तक मैं आपके साथ हूं, तो मेरा कमिटमेंट है ये। तो बताना पड़ता है कंपनी को कि हमने कौन कौन से कमिटमेंट्स कहां कहां कर रखे हैं। वो कह नहीं वो वाला कमिटमेंट नहीं ना लायक, वो कह रहा है उसके साथ भी कमिटमेंट है, उसके साथ भी। आखिरकार शादी तो एक से ही होनी है ना, कह रहा सर देख लेंगे वो तो, अभी तो करो कमिटमेंट। ठीक है, निकम्मे रहोगे तुम। पहला पॉइंट, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कैपिटल अमाउंट एंड नॉट फॉर, जिसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, हम खुद एक कंपनी है, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए। 10 रुपए का शेयर था,
हम उसकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 रुपए की दे चुके हैं, लास्ट 3 रुपए की कॉल रह गई जो कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट कि ये 3 रुपए अभी भी देने बाकी हैं। यदि कल को वो कंपनी हमसे पैसा मांगती है तो हमें ये 3 रुपए और देने पड़ेंगे, नहीं देंगे तो वो 7 रुपए भी डूब जाएंगे। याद है ना शेयर फॉर फ्यूचर। तो दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट्स। जो इन्वेस्टमेंट्स पे अनकॉल्ड कैपिटल रह गया, जो इन्वेस्टमेंट्स पे अनकॉल्ड कैपिटल रह गया, वो भी क्या कहलाएंगे बेटा? कंटीजेंट कमिटमेंट्स। क्या कहलाएंगे? कमिटमेंट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ का, उसमें हम 60 लाख का काम कर चुके हैं, 40 का रह गया, तो वो भी कमिटमेंट ही है। ठीक है जी, खत्म जी। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये पूरा चैप्टर कवर अप करके, मजा आ गया। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा चैप्टर हुआ है, खुश हो गया। चैप्टर खत्म नहीं भैया, अभी आधा हुआ है, आधा अभी और रह गया। अभी सिर्फ हमने क्या खत्म करी है? बैलेंस शीट खत्म करी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट। बाय बाय बेटा, फाइनली लव यू।